वो जंग जीत चुकी थी और उन्होंने जर्मनी पे मैसिव रेपरेशंस लगा दी। जर्मनी को उन्होंने एक क्या कहते हैं कि उससे बदला लिया, रिवेंज लिया और उसको एक सेंट्रिक पॉइंट बना दिया। जिसके उसके बाद एक पेरिस पीस सेटलमेंट्स हुई थी 1919 में, 1920 में, जिसे ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स भी कहा जाता है, जिसमें 14 पॉइंट्स की बात की गई, डेमोक्रेसी की बात की गई, इंडिविजुअलिज्म की बात की गई और लोगों की राइट्स की बात की गई, लोगों की से की ज्यादा बात की गई। लेकिन एक और मसला वहां पे इमर्ज हो रहा था, क्योंकि नेशन स्टेट बन चुकी थी। नेशन स्टेट से मुराद ये है कि जो बाउंड्रीज थी वो ड्रॉ कर दी जा चुकी थी। इटली बन चुका था, जर्मनी बन चुका था और उसके अलावा जितनी भी कंट्रीज थी जो एक बड़े एम्पायर्स थे, जो बड़े एम्पायर्स थे वो डिसइंटीग्रेट होकर छोटी छोटी कंट्रीज बन चुकी थी। एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि जब वॉर आई, तो उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो आहिस्ता आहिस्ता खराब होना स्टार्ट हो गई। जो अनएम्प्लॉयमेंट थी वो राइज होना स्टार्ट हो गई। अनएम्प्लॉयमेंट के राइज होने के स्टार्ट में जो जो लोगों के दरमियान एक रिजेंटमेंट है टुवर्ड्स द गवर्नमेंट, टुवर्ड्स द आइडियोलॉजीज, टुवर्ड्स द जो एक लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर की बात की उन्होंने। लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर से क्या मुराद है कि जो यूनिवर्सल वैल्यूज हैं, ह्यूमन राइट्स हैं या आपकी इंडिविजुअलिज्म है, उसकी बात थी, जो कि वुडरो विल्सन उस टाइम पे बात कर रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता लोगों को ऐसा लगना स्टार्ट हो गया कि ये फेल्ड आइडियोलॉजीज है। ठीक है। अमेरिका ने खुद उस टाइम पे ये आइडिया दिया कि हम जो है दुनिया को एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म मुहैया करेंगे जहाँ पे तमाम प्रॉब्लम्स का जो सोल्यूशन है हम नेगोशिएशन से निकालेंगे। लेकिन सून आफ्टर क्या होता है कि वो आइसोलेशनिज्म में चला जाता है। बाय द 1930s वर्ल्ड वाइड एक इकोनॉमिक डिप्रेशन आती है जिसने हर जगह पे गवर्नमेंट को वीक कर दिया। तो यहाँ पे एक लीडर जो है वो सामने आते हैं। अब जर्मनी की एक बात आप देख लें कि जर्मनी वालों में एक वैसी नेशनल प्राइड पाया जाता था। हमने बात की थी कि जब पहले हमने देखा कि जो नेशन का कॉन्सेप्ट आया वो कहीं ना कहीं एक एक एसोसिएशन की बात करता था। और इन जर्मनी वालों का जो एसोसिएशन था वो इस बेस पे था कि दे आर दी सुप्रीम नेशन, वाइट आर्यन आर्यन नेशन जो है, सोशल डार्विनिज्म की जो हमने बात की थी। तो यहाँ पे उनको बिल्कुल साइड लाइन कर दिया गया। उनकी जो टेरिटरीज हैं कुछ फ्रांस को दे दी गई, कुछ रशिया को दे दी गई और उन पे रेपरेशन में अबाउट 33 बिलियन रुपीज जो है वो उनको पे करना पड़े। उनकी जो कॉलोनीज थी वो खत्म हो गई। तो यहाँ पे क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता जो गवर्नमेंट में ट्रस्ट है, जो आफ्टर 1860 में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वहां पे इंस्टॉल की गई थी, उस पे ट्रस्ट जो है वो खत्म होना स्टार्ट हो जाता है। 1889 में अडोल्फ हिटलर साहब पैदा होते हैं कि वो आहिस्ता आहिस्ता उस सारे जो एरा है, उस एरा में जो ये सारा इकोनॉमिक डिस्ट्रेस का एक एरा चल रहा है उसमें वो पावर कंसोलिडेशन करना स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक और मजे की बात बताऊं कि जो हाइपर इन्फ्लेशन था, हाइपर इन्फ्लेशन से क्या मुराद होता है कि इन्फ्लेशन होता है कि राइज इन द प्राइस ऑफ बेसिक कमोडिटीज, इस जरूरियात जिंदगी की जो बेसिक अशिया होती हैं उनकी प्राइस में इजाफे को हम कहते हैं इन्फ्लेशन। तो हाइपर इन्फ्लेशन हो गया। $1 के बदले में उस टाइम पे जर्मनी वाले जो थे, जो उनकी करेंसी थी, वो ट्रालियां भर भर के पैसे देते थे फिर भी नहीं मिलता था। उनको ब्रेड एंड बटर जो था वो मिलना मुश्किल हो गया। दूसरी साइड पे उन्होंने जो कॉन्सेप्ट एक आया था लीग ऑफ नेशन का, जो इंटरनेशनलिज्म का एक कॉन्सेप्ट जिसे हम कहते हैं, विल्सोनियन ऑर्डर भी कहते हैं, कि पूरी दुनिया जो है वो इक्वल है, वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना स्टार्ट हो गया। तो इसके नतीजे में राइज ऑफ मिलिटरिज्म एंड फैशिज्म स्टार्ट हो गया। हिटलर emerged from this environment. He was not the first one or only right wing dictator. वो जर्मनी में पहला डिक्टेटर नहीं था, क्योंकि आज हम मोस्टली जानते हैं हिटलर को। हिटलर को इस वजह से जानते हैं क्योंकि होलोकास्ट हुआ था। अभी उसके बाद ये अगले मैं डिटेल में हमारा जो अगला पॉइंट है वो होलोकास्ट है, वो आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जो जर्मनी का नेबरिंग था इटली था। इटली में एक और लीडर जो है वो सामने आता है 1861।
आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन एंड आफ्टर द वॉर उसने एक फाइटिंग बैंड ऑर्गेनाइज किया था जिसमें मोस्टली एक्स सोल्जर्स थे जिनको वो फाशिस्ट कहता था। तो यहाँ से फैशिज्म इमर्ज हुई एज अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। वो एंटी कम्युनिस्ट थे, एंटी सोशलिस्ट थे और एक्सट्रीम किस्म के नेशनलिस्ट थे। उनमें एक्सट्रीम किस्म का एक नेशनल प्राइड था। और उसके बाद वो सबसे बड़ी जो बात करते थे कि सबसे पहले बात होती है स्टेट की प्रिजर्वेशन। स्टेट जो है अगर प्रिजर्व नहीं होगी तो हम जो है हमारा जो सर्वाइवल है वो एक थ्रेट हो जाएगा। तो मुसोलिनी ने आहिस्ता आहिस्ता पावर को कंसोलिडेट करना स्टार्ट कर दिया। उसके लिए वो इस हद में भी था कि जो डिक्टोरियल रूल है, हमने देखा कि हमने जब बात स्टार्ट की तो उस टाइम पे मोनार्की थी, एक किस्म का डिक्टोरियल रूल हम उसे कह सकते हैं, वन मैन जो एक गवर्नमेंट कर रहा था। उसके बाद लिबरल वैल्यूज आई, डेमोक्रेटिक वैल्यूज आई कि इंडिविजुअल की बात हुई, पॉपुलर सॉवरेनिटी की बात हुई। लेकिन यहाँ पे आके कंडीशंस ऐसी बन गई कि जो आपका मुसोलिनी या इस तरह के जो राइट विंग लीडर्स थे वो डिक्टोरियल रूल के हक में चले गए। और सरप्राइजिंगली जितनी आवाम थी, जितने लोग वहां पे रह रहे थे, उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता इसको फेवर करना स्टार्ट कर दिया। जैसा कि अब आप एग्जाम्पल करेंटली मैं अगर आपको प्रेजेंट एग्जाम्पल दूं, एक स्पेसिफिक एरिया है, वहां पे क्या होता है कि एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी चल रही है, मसलन डेमोक्रेसी चल रही होती है। डेमोक्रेसी के नतीजे में क्या होता है कि लोग इतने खुशहाल नहीं होते। लोग खुशहाल नहीं होते तो एक लीडर आता है, वो क्लेम करता है कि ओके, आई वुड बी ए डिक्टेटर, मैं एक डिक्टेटर होऊंगा बट आई विल मेक श्योर कि ईच एंड एवरीथिंग वुड बी प्रॉस्परस। तो लोग क्या करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता उसके साथ लाइन करना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अडोल्फ हिटलर जो था उसने भी अपनी मैसोलिनी को समहाउ अपना एक मेन जो है एस्पायरेशन बना लिया। वो पहले आर्मी में वहां पे उसकी काम कर चुका था वर्ल्ड वॉर वन में, और उसके बाद उसने एक नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी बनाई जिसे नाजी पार्टी भी कहा जाता है। इन 1923 मैसोलिनी जो है उसने मार्च कर दिया रोम पे। हिटलर ने और उसके नाजियों ने सेम अटेम्प्ट की थी बवारिया में जो एक साउथर्न जर्मनी में था। उसके बाद क्या होता है कि हिटलर को इतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिलती कि असम जो यूनाइटेड स्टेट है वो कहीं ना कहीं एक रोल प्ले करता है, उसको जो उसकी रेपरेशंस हैं उसमें कमी करता है, कमी करता है। तो 1925 में जब वो जेल में बंद होता है तो अपनी बुक मेन कम्फ, जिसको जिसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन ये है माई स्ट्रगल, द बुक ऑफ हिटलर, जो हिटलर की बुक थी उसका नेम था मेन कम्फ माई स्ट्रगल, जो कि 1925 में लिखता है और बिकेम द बेस्ट सेलर, जिसमें बताता है कि रेसिज्म क्या है या हमारी रेस क्यों सुपीरियर है। नेशनलिज्म की बात करता है और वहां पे एंटी सेमेटिज्म की बात करता है। एंटी सेमेटिज्म का मतलब होता है सॉरी, एंटी ज्यूज, जिसमें वो अपने एक चैप्टर उसकी बुक में है नेशन एंड रेस के नाम से, जिसमें बताता है कि जर्मन स्टेट ऑफ द जर्मन नेशन, द स्ट्रॉन्गर मस्ट डोमिनेट एंड नॉट ब्लेंड विद द वीकर। यहाँ पे इसका वॉयलेंट एस्पेक्ट जो है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। हिटलर आहिस्ता आहिस्ता पॉपुलर होना स्टार्ट हो जाता है जब इकोनॉमिक डिप्रेशन आती है 1930s में। तो वहां पे बिल्कुल जर्मनी की जो ओवरऑल पॉपुलेशन है वो जो एक बिलो द लाइन रह रही होती है वो बिल्कुल तबाह हो जाती है। इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि 1928 में जो हिटलर की नाजी पार्टी थी उसको 3% वोट मिले थे। जब इकोनॉमिक रिसेशन आया तो 18% इन 1930, और एकदम से 1932 में वो 37% पे चला गया। इस तरह जो हिटलर की पॉपुलेशन हिटलर की जो पॉपुलैरिटी है विद इन, जिसे कहते हैं अननाइट्स फिनोमेना, उसमें एकदम वो राइज हो गई। तो वहां पे जो पहला प्रेसिडेंट था प्रेसिडेंट हिडनबर्ग, उसको हिटलर को अलाउ करना पड़ा कि वो कैबिनेट अपनी बनाए और वहां पे उसको एज अ चांसलर
चांसलर को, वहां पे जो चांसलर की सीट होती है वो प्राइम मिनिस्टर की इक्वल होती है, उसको वो बना दिया 1933 जनवरी में। अब हिटलर की अपॉइंटमेंट से क्या हुआ कि हिटलर के अपॉइंटमेंट से जो नाजी सेंटीमेंट्स थे, जो कि राइट विंग थे, वो स्ट्रॉन्ग होना स्टार्ट हो गए। हिटलर ने ब्लेम गेम स्टार्ट कर दी। उसने कहा कि ये जो हमारे लीडर्स हैं, which have thrown our country into the hell, they have bargained, they prefer their own personal interest and agenda। तो यहाँ पे वो डिक्टेटर बन गया और टोटली जो है वो अपनी उसने कंट्रोल कर लिया। यहाँ तक सब मेरे साथ हैं, किसी को कोई समझ मतलब कोई इशू हो, कोई पॉइंट समझ ना आ रहा? सर एक बात तो क्लियर कर दें सर, ये जो आपने बात की है कि वर्ल्ड वार वन के बाद जो जर्मन को पिंच किया गया, तो इसमें कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन तब था जैसे लीग ऑफ नेशन है, इसके थ्रू जैसे वो टेरिटरी डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई, तो ये मतलब किस फिनोमेना के तहत ऐसे किया गया? उनको ना, जो जो अलाइड पावर्स नवीद उस टाइम पे विक्टोरियस रही थी ना, उनको जो बेसिकली कॉलोनीज थी, सही। कॉलोनीज थी इन डिफरेंट की जितनी भी कंट्रीज थी उस टाइम पे यूरोप पे, तो उनको एक मैंडेट दिया गया था। जैसा कि आज हम इसराइल इशू की बात करते हैं ना, इसराइल वाला जो पैलेस्टीनियन टेरिटरी थी, इसका मैंडेट उस टाइम पे ब्रिटेन के पास था, यूके के पास था। सही। ठीक है, तो टर्की की आज भी हम एक पोर्ट की लीज की बात करते हैं कि जो 100 साल के लिए दी गई हुई थी, जिसपे वो काम नहीं कर सकते थे, वो उसी मैंडेट के थ्रू गया था। जैसे इसी तरह ग्रीस, जो ग्रीस है, ग्रीस और टर्की का इशू चल रहा है, उनका एक मैंडेट दिया गया था, जो उन्होंने वो सारा उनको उनको कर दिया कि जब ओटोमन एम्पायर की डिसइंटीग्रेशन हुई थी, तो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया था। अलाइड पावर्स थी जिनमें रशिया था, यूके था, और पार्शली फ्रांस भी था उसमें। सही। ठीक है जी, क्लियर? जी। जी सर, गुड, थैंक ओके। यू। आपने ना इसको एज एक स्टोरी माइंड में रखना है। जब आप इसको सही। एक स्टोरी के तौर पे माइंड में रखेंगे, देन जस्ट डोंट गो फॉर द फैक्ट्स राइट नाउ, कि फैक्ट आपके लिए भी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी अपने माइंड को मेकअप करें कि अच्छा वो इवेंट कैसे हुए थे और उनकी रीजन क्या होंगी। सही। ठीक है जी। तो इस तरह जी ठीक। हमने स्टार्ट किया कि वर्ल्ड वार वन के बाद जो एक इकोनॉमिक कंडीशंस खराब हो चुकी थी, उसके बाद वहाँ पे राइट विंग जो नेशनलिज्म है वो आहिस्ता आहिस्ता राइज होना स्टार्ट हो गया। उससे मिलिट्री, जो एक मिलिट्री एस्पेक्ट था, और फाशिज्म था। फाशिज्म का मैंने आपको बताया कि जो कि हर तरह की आइडियोलॉजी के खिलाफ थे, एंटी कम्युनिस्ट थे, एंटी कैपिटलिस्ट थे। उनके लिए स्टेट की जो प्रिजर्वेशन थी वो सबसे सुप्रीम थी। फिर हिटलर की एग्रेशन का मैंने आपको बताया कि किस तरह उसने अपनी जो है एक पार्टी बना ली। विद इन बिकमिंग मंथ ऑफ, जब वो चांसलर बना, तो उसने एग्रेसिव मूव स्टार्ट कर दिए। 1933 में उसने जर्मनी को पुल आउट कर लिया लीग ऑफ नेशन से, एंड डिनाउंस द डिसआर्ममेंट नेगोशिएशन दैट वर देन अंडरवे। उसने 1933 में जो लीग ऑफ नेशन में था उससे अपने आप को विड्रॉ कर लिया, और 1935 में उसने जर्मनी को रीआर्म करना स्टार्ट कर दिया। जो लीग ऑफ नेशन में एक सबसे बड़ी बात ये की गई थी कि कोई कंट्री, स्पेशली जर्मनी पे ये कंपल्जन लगाई गई थी कि वो अपने आप को आर्म आर्म नहीं करेगा, मिलिट्री एस्पेक्ट की तरफ नहीं जाएगा। लेकिन हिटलर ने वहां से मूव करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो प्रोसीडिंग ईयर्स थे उसमें हिटलर ने जो मिलिट्री एक्शन है वो लेना स्टार्ट कर दिया। इन 1936 हिटलर मूव जर्मन ट्रूप्स टुवर्ड रेहनलैंड, जर्मनीज वेस्टर्न बॉर्डर, और ट्रीटी ऑफ वेस्ट, जो वर्सिलियस की ट्रीटी थी, उसके खिलाफ जाना स्टार्ट कर दिया। तो आहिस्ता आहिस्ता अब हम देखते हैं कि हिटलर जो है दोबारा मिलिटराइज कर रहा है, एग्रेशन की तरफ जा रहा है, जो कि अल्टीमेटली एंड होती है जाके वर्ल्ड वार टू में। वर्ल्ड वार टू का अगर मैं आपको एक सोल जो है इसके पीछे जो एक क्या कहते हैं, जो इसकी रीजन अगर मैं बताऊं, तो वो था द राइज ऑफ हिटलर। राइज ऑफ हिटलर क्या था कि अनजस्ट, अनड्यू एक्सप्लॉयटेशन ऑफ जर्मनी आफ्टर वर्ल्ड वार वन। अगर होना तो ये चाहिए था कि उसको वो इंगेज करते, बनाते, एक एक दोबारा रीबिल्ड करने की कोशिश की करते, लेकिन जर्मनी को हमने देखा कि उन्होंने साइड लाइन कर दिया। फिर 1938 में जो हिटलर था, उसने
जो उनकी एक जर्मन रेस जिसे पार्लियामेंट कहते हैं, वहां पे लोगों को बुलाया, उनके सामने ये मैंडेट प्रेजेंट किया कि वी आर द सुपीरियर नेशन, वी हैव टू रिक्लेम आवर लॉस्ट ग्लोरी। ही स्टार्टेड मेकिंग नेशनलिस्ट क्लेम्स। और उसके बाद जो उसने सबसे बड़ा जो काम ये किया, उसने एनेक्सेशन ऑफ ऑस्ट्रिया किया। जैसा कि मैप पे आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि बिल्कुल ऑस्ट्रिया जो है वो उसके साथ था। फिर उसके बाद जो चेक स्लोवेकिया एक है, उसमें इन्वेड करना स्टार्ट कर दिया, जिससे क्या हुआ कि सोवियत यूनियन ने उसको वार्निंग इशू करना स्टार्ट कर दी। लेकिन यहाँ पे हिटलर ने एक बड़ा मूव प्ले आउट किया, और सितंबर 1938 में हिटलर ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड, फ्रांस एंड मेसोलिनी, उसको म्यूनिक में कॉन्फ्रेंस में बुलाया, और उसने कहा कि हम एक दूसरे पे वॉर नहीं करेंगे, और जो हमने ये चेक स्लोवेकिया है, मैं इस पे इन्वेड नहीं करूंगा। तो इस पे जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड थे, उन्होंने चैम्बरलेन उस टाइम पे थे, उन्होंने कहा था कि पीस विद ऑनर, कि अब उनको लगा कि जो पीस है वो सेटल डाउन हो चुका था, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। उसके कुछ अरसे बाद जो हिटलर था, उसने जो ट्रीटी है, जो उनके साथ भी जो ट्रीटी की थी, जो म्यूनिख में उनके साथ एक उनकी एक फाइनल एग्रीमेंट साइन हुआ था, उसके अगेंस्ट जाना स्टार्ट कर दिया। फिर इसके बाद एक और जो पैक्ट वो करता है, वो रशिया के साथ करता है। रशिया चूंकि एक बड़ी सुपर पावर थी उस टाइम पे, स्टालिन वहां पे पावर में था, तो अगस्त 1939 में वो रशिया के साथ एक पैक्ट करता है, जिस पैक्ट में वो बताता है कि वो एक दूसरे पे इन्वेड नहीं करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अब जो है हिटलर वो इस बात पे कायल हो चुका था कि नाउ इट्स टाइम टू वेज द वॉर। 1 वीक आफ्टर द साइनिंग ऑफ नाजी सोवियत पैक्ट, जर्मन इन्वेडेड पोलैंड। जो पोलैंड था उसमें इन्वेड कर दिया। ब्रिटेन एंड फ्रांस इमीडिएटली डिक्लेयर्ड वॉर ऑन जर्मनी। फॉर द सेकंड टाइम इन अ जनरेशन यूरोप वाज एट वॉर। जो जर्मन अटैक ऑन पोलैंड का पोलैंड पे था, वो सितंबर 1939 में हुआ था। इसके पीछे जो मेन आइडियोलॉजी थी हिटलर की थी, वो कहता था कि वी आर द मास्टर रेस एंड वी हैव टू एक्सपेंड आवर नेशन। एक कंटिन्यूस वॉर स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अब इस टाइम पे जो वार की नौयत थी, जो वार का पर्सपेक्टिव था, वो डिफरेंट था। यहाँ पे न्यूक्लियर जो कैपेबिलिटीज थी, वो यूनाइटेड स्टेट के पास उस टाइम पे थी। जो न्यूक्लियर जो वैसे आर्म्स थे, उनकी जो टेक्नोलॉजी ने उनको एडवांस कर दिया था। कैजुअलिटीज दिन ब दिन बढ़ना स्टार्ट हो गई। दूसरी साइड पे विंस्टन चर्चिल जो है वो वहां पे इंग्लैंड में प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। ठीक है जी। उस टाइम पे मिलिट्री असॉल्ट इन सोवियत यूनियन, सोवियत यूनियन पे भी मिलिट्री असॉल्ट जो है वो स्टार्ट हो जाती है। इसी तरह जो वॉर की कैजुअलिटीज हैं वो बढ़ती जाती हैं, और बैटल ऑफ स्टेलिनग्राड इन द विंटर ऑफ 1942 1943 में जो लड़ी गई थी, उसमें जर्मन जो है वो सोवियत से हार जाते हैं। और 1944 में, जिसे हम डिसाइडिंग डे, जून 1944, जिसको डिसाइडिंग डे भी कहा जाता है, 1,30,000 ब्रिटिश, यूएस एंड कैनेडियन फोर्सेस जो हैं, वो फ्रेंच बीच बीच है उसके थ्रू इटली में इन्वेड कर देते हैं, और जर्मनी में भी इन्वेड कर देते हैं। हिटलर जो है वो सुसाइड कमिट कर लेता है, और जर्मन गवर्नमेंट जो है 1945 में सरेंडर कर देती है। द वॉर वाज ओवर, ऑल्दो फाइटिंग इन पैसिफिक कंटिन्यू। इससे पहले हिटलर जो था, इसने टू फ्रंट्स पे वॉर स्टार्ट कर दी थी। इसने एक साइड पे फ्रांस के साथ वॉर स्टार्ट कर दी थी, और दूसरे साइड पे इसने जो पहले एक पैक्ट किया था रशिया के साथ, उसको वायलेट करते हुए इसने उस पे भी वॉर वेज कर दी। एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि पूरे देयर वाज अ पॉइंट, वहां पे हिस्टोरियंस लिखते हैं कि देयर वाज अ पॉइंट कि जो हिटलर था वो पूरे यूरोप पे उसका कब्जा हो चुका था। बट जब उसने रशिया के खिलाफ पैक्ट की खिलाफ वर्जी की, उसको वायलेट किया, तो उस टाइम पे जो है उसको वॉर जो है वो लूज करना स्टार्ट हो गई। टू फ्रंट वॉर ने उसको तबाह कर दिया।
उसके बाद एट द एंड ऑफ वॉर अलाइड ट्रूप्स लिबरेटेड नाजी कंट्रोल्ड एरियाज, कि वहां पे जो नाजीज थे वो इतने ज्यादा एक्सट्रीम हो चुके थे, जिसको हम होलोकास्ट भी कहते हैं, कि उन्होंने वहां पे कंसंट्रेशन कैंप बनाए हुए थे। उन्होंने जो 1935 में न्यूरनबर्ग लॉज बनाए थे, उसमें उन्होंने ज्यूज को एज अ सब्जेक्ट कंसिडर किया था, उनको बैन कर दिया था ईच प्रोफेशन से, उन पे इंटर मैरिज पे उन पे रिस्ट्रिक्शन प्लेस कर दी थी। तो उनके लिए डिफरेंट कंसंट्रेशन कैंप बनाए गए जहां पे उनको मार दिया जाता था। कहते हैं कि जो the mass killing of Jews in German occupied Soviet territory in 1941 is called Holocaust, कि वहां पे स्टिल जो नंबर्स हैं, एग्जैक्ट नंबर्स जो अननोन है, लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक 6 मिलियन ज्यूज वहां पे मर गए थे। एक गैस थी जिसे जाइक्लोन बी गैस, जो कि डिजास्टर्स गैस थी, वो वहां पे उनको बंद करके वहां पे छोड़ दी जाती थी। वो इतना टेरिफाइड एक्सपीरियंस था उन लोगों के लिए जिनको इंस्लेव किया गया था उन कैंप्स में। आफ्टर years एंड years वो उसके बारे में बात भी नहीं करते थे। सो दैट वाज these were the repercussions of Hitler's rise in the, जो हिटलर का राइज हुआ था, उसने किस तरह अपनी नेशन को बनाने के लिए कर दिया। लेकिन अब असल जो मामला है वो इस टाइम पे स्टार्ट होता है, द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वर्ल्ड वॉर 1-2। सबसे पहले जो वर्ल्ड वॉर 1-2 में अनइमेजिनेबल लॉस ऑफ डेथ हुई, जिसमें आपने देखा कि एक साइड पे जो जापान था, उस पे जो यूएस ने बॉम्बिंग हाइड्रोजन बम फेंके थे, उसमें हिरोशिमा और नागासाकी में टोटली एनहिलेट हो गए, कि मोर देन 10% of entire population at that time perished. The number was so huge in part because this was the first time in which civilians were deliberately and systematically targeted. कि जो जर्मन एरियल अटैक्स थे वो डायरेक्टली लंदन पे और जो जो उनकी इनहेबिटेड एरियाज थे उस पे वो फायर आर्म करते थे। जो मैसोलिनी और स्टालिन और हिटलर का राइज था, उन्होंने इंडिविजुअलिज्म, नेचुरल राइट्स और कॉमन ह्यूमैनिटी की जो बात थी की थी, जो हमने देखा था कि एनलाइटनमेंट का एक प्रोडक्ट था, वो बिल्कुल खत्म कर दिया। उसको उन्होंने डिक्टेटरशिप, वन मैन रूल में लेके आए। लेकिन जो अगला मेजर शिफ्ट आता है वो आता है आफ्टर वॉर। आफ्टर वॉर आप देखते हैं कि दो मेन कंपीटिंग पावर्स जो हैं वो सामने आती हैं। एक था रशिया एक साइड पे, और एक साइड पे यूएस था। दोनों जो आपकी टोटली जर्मनी है उसको भी डिवाइड कर लेते हैं, और पूरा आपका जो यूरोप है उसको वो डिवाइड कर लेते हैं। यूरोप क्रिएटेड बाय द कोलैप्स ऑफ जर्मनी एंड इटली। इन द मिडल ऑफ जर्मनी कोल्ड वॉर बिगेन, यहां तक किसी को कोई इशू हो। इसके बाद एक और मेन इवेंट होता है जिसमें जो एक लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर या यूनाइटेड नेशन की बात आती है। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कि यूरोप किस तरह डिवाइड हो गया। At the conclusion of World War II, Europe was ruined, exhausted, occupied and divided. यूरोप जो था उसको डिवाइड कर दिया गया बिटवीन द रशियन ब्लॉक एंड दी जो यूएस वाला एक कैपिटलिस्ट ब्लॉक था, उसमें ब्लॉक कर दिया गया। जो वेस्टर्न और ईस्टर्न यूरोप था जो रशिया के साथ कर रहा था। जी आयशा। सर ये जर्मनी का ही पूछना था कि इसके बाद वॉर के बाद क्या स्टेटस था जर्मनी का। जी उसी साइड पे जा रहे हैं। किसके पास? जर्मनी को डिवाइड कर दिया जी गया जी। था बिटवीन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न। अच्छा, ये जो सरस जो रशिया वाला है उसमें एक रशिया के साथ एक टेरिटरी थी जो जर्मनी ने ऑक्युपाई की हुई थी। वहां पे इन्होंने कंसंट्रेशन कैंप बनाए थे। कंसंट्रेशन कैंप से मुराद जहां पे ये ज्यूज को मारते थे इन द सिंपलर वर्ड्स। तो वहां पे अबाउट 6 मिलियन ज्यूज को
मार दिया गया था, उस जो एक्सटर्मिनेट बेसिकली वर्ड यूज होता है वो कर दिया गया था, इसको हम कहते हैं होलोकॉस्ट। ठीक है जी, क्लियर? ओके, आगे चलते हैं कि जब ये स्टार्ट हुआ तो अपेरेंटली दो ब्लॉक हमारे पास सामने है, एक यूएसएसआर था, रशिया था, और दूसरी साइड पे आपका कैपिटलिस्ट ब्लॉक था। यूरोप became divided in almost every way, इंक्लूडिंग नोमेनक्लेचर भी उसका चेंज कर दिया गया था। एक साइड पे आपका वेस्टर्न यूरोप था, ये देखें, एक साइड पे आपका वेस्टर्न यूरोप था। ओके, एक साइड पे आपका वेस्टर्न यूरोप था और एक साइड पे आपका ईस्टर्न यूरोप था। अपेरेंट इसको बाय नेम के तौर पे भी इसको डिवाइड कर दिया गया। ये सोवियत यूनियन था, पोलैंड था, रोमानिया था, हंगरी था, यूगोस्लाविया, ये जितने थे। आप ये देखें, एक साइड पे टर्की जो है वो एक इंडिपेंडेंट नेशन के तौर पे आ गया। ठीक है जी, तो इस तरह यूरोप जो था वो डिवाइड होना स्टार्ट हो गया। इन फरवरी 1941, ऑल्दो वहां पे फ्रैंकलिन रोजवेल्ट, विंस्टन चर्चिल, जोसेफ स्टालिन, उन्होंने एक याल्टा प्लान, जिसे हम याल्टा एग्रीमेंट के नाम से भी लेके आते हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि जो एक वॉर है दोबारा वेज नहीं की जाएगी, जो बॉर्डर्स हैं वो बॉर्डर की वॉयलेशन नहीं की जाएगी, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम यूनाइटेड नेशन कहते हैं वो बनाएंगे। ये आशा देखिए, वेस्ट जर्मनी और ईस्ट जर्मनी में उसको डिवाइड कर दिया गया था। जो वेस्ट जर्मनी था वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ यूएस था, और जो ईस्ट जर्मनी था वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सोवियत यूनियन था। जी सर, थैंक यू। ठीक है जी, ये जरा मैप पे देखें ना, बिल्कुल जो व्हाइट है ये यूएस के अंडर है, जो दूसरे हैं ये इनके अंदर थे। इस तरह ये डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है। एट द एंड ऑफ वॉर सोवियत आर्मी जो थी उसने पोलैंड, हंगरी, बल्गारिया, रोमानिया जो है, ये आप देख रहे हैं कि उन सब पे उन्होंने कंट्रोल कर लिया। ये सारा एरिया उनकी तरफ चला गया। यहाँ पे उन्होंने जो अपनी एक कम्युनिस्ट रजीम है वो बनाना स्टार्ट कर दिया। और यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता, पहले तो आउट ऑफ नेसेसिटी जो थे वो यूएसएसआर और आपका जो यूएस है वो एक साइड पे थे बिफोर द वर्ल्ड वॉर वन, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उनके दरमियान एक वेज क्रिएट होना स्टार्ट हो गई। जर्मनी को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया और इसके दरमियान एक आयरन कर्टन, जिसे हम कहते हैं कि बर्लिन वॉल जो है वो इरेक्ट कर दी गई। आहिस्ता आहिस्ता यूरोप में जो यूएसएसआर है उसने अपना एक डिक्टोरियल रूल लेके आना स्टार्ट कर दिया। लेकिन दूसरी साइड पे ये जो दूसरे थे, जो वेस्ट वाले ब्लॉक में थे, उन्होंने 1949 में एक नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बनाई, which guaranteed US military protection for Eastern Europe और Western Europe countries under attack। कि जितनी ये कंट्रीज थी, अगर इन पे अटैक होता है तो ये जो नेटो है ये इसका दिफा करेगी। उसके बाद यूएस ने एक मार्शल प्लान लेके आया ऑफ 17 बिलियन फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ यूरोप ओवर 500 years। दूसरी साइड पे जो ईस्टर्न यूरोप था, जो सोवियत ब्लॉक था, उन्होंने वहां पे कम्युनिज्म को लेके आना स्टार्ट कर दिया। उसका जो मेन सेंट्रल पॉइंट था वो था ये मॉस्को, जहाँ पे बिफोर द डेथ ऑफ स्टालिन, जो कि 1954 में मरा था, उससे पहले वहां पे एक स्ट्रॉन्ग होल्ड था। आहिस्ता आहिस्ता एक आर्म रेस स्टार्ट हो जाती है बिटवीन टू सुपर पावर्स, एक कोल्ड वॉर जो है वो स्टार्ट हो जाती है। इसके साथ ही एक अगला प्रोसेस ये होता है कि एक डीकोलोनाइजेशन का प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाता है, जिसमें आपका सबसे बड़ी जो डीकोलोनाइजेशन हुई थी वो एशिया में हुई थी। एशिया में सब कॉन्टिनेंट में हुई है। जब वो अपने साथ, जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए तो उन्होंने अपने, जैसे कि हमने पीछे भी बात की थी, उन्होंने डिफरेंट आइडियल्स ऑफ डेमोक्रेसी, इंडिविजुअल लिबर्टी की बात की, और यही जो थे आहिस्ता आहिस्ता उनके खिलाफ जाना स्टार्ट हो गए और फाइनली उनको
देनी पड़ी, इंडिपेंडेंस देनी पड़ी, और दूसरी साइड पे जो रशिया था वो अपना इन्फ्लुएंस जो है वो क्रॉस ऑल द कॉन्टिनेंट्स उसको बढ़ाने का सोच रहा था। ये आपका सोवियत यूनियन था। सोवियत यूनियन की जब आप फॉरेन पॉलिसी को पढ़ते हैं तो इनकी फॉरेन पॉलिसी में एक बड़ा मेन कंपोनेंट है। उस मेन कंपोनेंट में जो सबसे बड़ी बात ये है कि वो कहते हैं कि वी नीड टू हैव एक्सेस टू द वार्म वाटर्स। और प्रैक्टिकली जो उस टाइम पे रशियन एम्पायर था वो उस टाइम पे अफगानिस्तान तक फैला हुआ था, तो उसको जो वार्म वाटर तक एक्सेस मिल सकती थी वो अफगानिस्तान के थ्रू मिल सकती थी। तो जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने अफगानिस्तान को एज अ बफर जोन बनाया उसी टाइम पे, और सब कॉन्टिनेंट के थ्रू उनको कंट्रोल करने की कोशिश की। लेकिन यहाँ पे एक और मैं आपको मोमेंट बताना चाहूंगा कि मेनी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज रिफ्यूज टू ड्रॉन इनटू दिस ग्रेट पावर कॉन्फ्लिक्ट, और अपनी एक नॉन अलाइन मोमेंट बना दी। जो वेस्टर्न यूरोप था, 1949 में बर्लिन वाज डिवाइडेड, जर्मनी वाज डिवाइडेड, यूरोप वाज डिवाइडेड mainly on the lines of communist and non-communist both। जो अब यहाँ पे असल टेस्ट स्टार्ट होता है जब आफ्टर ये पोस्ट वॉर के बाद स्टार्ट होता है, तो डिफरेंट जो दोनों हिस्से थे उनमें जो वॉर थी उसने लोगों को तबाह कर दिया था। तो क्या होता है कि जो मार्शल प्लान और जो ये जो कैपिटलिस्ट ब्लॉक है, यूएस लेड ब्लॉक है, ये आहिस्ता आहिस्ता उनकी बेटरमेंट के लिए काम करते हैं। ये कहते हैं कि आफ्टर वर्ल्ड वार वन जब जर्मनी को साइड लाइन किया गया था तो उसके डिजास्टर्स एंड हॉरेंडस इफेक्ट आए थे, बट नाउ इट इज अ हाई टाइम टू इंटीग्रेट दीज कंट्रीज विद ऑल द अदर इंटरनेशनल कंट्रीज। दूसरी साइड पे जो कम्युनिस्ट ब्लॉक था उसने उनको लाइफ लिबर्टी अल्टीमेटली उन्होंने बात तो की कि हम इक्वालिटी की बात करेंगे, लेकिन वहां पे जो सेंसरशिप थी, जो इंडिविजुअल लिबर्टी थी, लोगों पे जो एक डिक्टेटोरियल रूल था वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होता गया। जब भी आप किसी चीज को सुप्रेस करते हैं तो अल्टीमेटली क्या होता है कि वो सॉर्ट ऑफ उसके वो वो रिटेलिएट करती है, रिटेलिएट बैक करती है। तो यही हुआ जो कि हमने देखा था कि जो आपकी वॉर जो यूएसएसआर का कोलैप्स है वो इसी वजह से हुआ था। आगे चलते हैं जी। आगे हमारे पास है जी अब जो मेन इवेंट, अगला मेन इवेंट आता है इन द हिस्ट्री ऑफ, जो अभी तक हम जो हमारे रिलेटेड है, जो हमें पढ़ना है, वो कोलैप्स ऑफ कम्युनिज्म है। 1989 जो है इट इज अ सिंबल ऑफ रेवोल्यूशन इन मच द सेम वे एज द 1789 जो कि एक बास्टाइल पेरिस एप्टिमाइजर थे, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी, बिल्कुल इसको सेम किया जाता है। द स्पीड एंड स्केल विद ऑफ दीज चेंजेस वर इवन मोर रिमार्केबल कि जो सोवियत ब्लॉक था वो 1989 में जब वो अफगानिस्तान वॉर में आया, उसके बाद वहां पे जब स्टालिन जो था वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी डेथ हुई 1953 में, 54 में सॉरी, जब उसकी डेथ हुई तो वो आहिस्ता आहिस्ता जो एक स्ट्रॉन्ग मेन एडमिनिस्ट्रेटिव रोल था या एक मेन वन मैन रूल था वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना स्टार्ट हो गया। उसके बाद वाला जो उसका सक्सेसर था जिसे हम गॉर्बेचोव, जो उसका नाम है गॉर्बेचोव था, उसने जो वहां पे रिस्ट्रिक्शन थी जो इम्पोज की थी उनको आहिस्ता आहिस्ता कम करना स्टार्ट कर दिया। एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि जो कम्युनिस्ट ब्लॉक वाले थे, जी आयशा, आयशा आपने हाथ खड़ा किया है। सॉरी सर, गलती से हुआ होगा, मुझे पता नहीं लगा, सॉरी। ओके ये हसन कौन है, कैमरा काइंडली ऑफ कर लेना। तो वहां पे वो अपना ये जो आप देखते हैं ना ब्रेजनेव डॉक्ट्राइन, उनका डॉक्ट्राइन ये था कि अगर कहीं पे भी जो सोवियत ब्लॉक है कोई कंट्री अगेंस्ट द कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी जा रही है तो वहां पे जो रशियन जो यूएसएसआर की मेन आर्मी है वो इन्वेड कर दी गई और बाय फोर्स इसको खत्म करेंगे। लेकिन जो एक हाइट है
हाइट पे 1989 में जो आपकी रशियन यूएसएसआर है वो कोलैप्स हो जाता है, रेवोल्यूशन स्टार्ट हो जाती है फ्रॉम वन पार्ट टू द अदर पार्ट, और फ्रॉम यूगोस्लाविया टू पोलैंड टू ईस्ट जर्मनी, एवरीवेयर एक रेवोल्यूशन स्टार्ट हो जाती है। उस रेवोल्यूशन के नतीजे में वो आउट ऑफ इन्फ्लुएंस आना स्टार्ट हो जाते हैं। ये कैमरा ऑफ कर लें, ये कौन है हसन? थैंक यू। तो इसके नतीजे में कई नई कंट्रीज जो है वो बाहर आना स्टार्ट हो जाती हैं, और बर्लिन वॉल जो कि ईस्ट और वेस्ट जर्मनी में होती है वो गिरा दी जाती है। ये इस तरह उसके बाद जो ये रशिया आ जाता है, ये देखें कजाकिस्तान आ जाता है, उज्बेकिस्तान आ जाता है, तुर्कमेनिस्तान आ जाता है, ये नीचे अफगानिस्तान। पहले आपने पहले वाला देखें, ये वाला देखें, अब ये देखें, ये सारा यहाँ पे सोवियत यूनियन है आपका। और यहाँ पे जब ये डिसइंटीग्रेट हुआ है इसमें, ये देखें कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान जो कि ये मुस्लिम कंट्रीज हैं, फिर ये बेलारूस, लिटवीनिया, लटविया, एस्टोनिया, फिनलैंड, पोलैंड, यूक्रेन, रोमानिया, ये सारे जो है, अजरबैजान, जॉर्जिया, ये सारे अलहदा हो जाते हैं। और फिर आपका जो फ्रांस और जर्मनी है, जो जर्मनी की यूनिफिकेशन हो जाती है दोबारा, और यहाँ से फिर जो कम्युनिज्म है वो मूव करता है। ये जो सारा एरिया, यहाँ पे मार्केट इकोनॉमी की बात होना स्टार्ट हो जाती है, कैपिटलिज्म यहाँ पे आना स्टार्ट हो जाता है, फ्री मार्केट की बात होना स्टार्ट हो जाती है। फ्री मार्केट जबकि पहले जब हमने वेस्ट यूरोप में देखा तो उस टाइम पे 6 जो थी कंट्रीज थी, उन्होंने मिलकर एक एग्रीमेंट साइन किया था जो कि एक बेसिस बनता है बाद में जाके यूरोपियन यूनियन की। यहाँ पे जो आपकी कंट्रीज हैं वो आहिस्ता आहिस्ता एक लिबरल पर्सपेक्टिव की तरफ जाना स्टार्ट हो जाती है। जो इम्पैक्ट था 1989 का वो रिमार्केबल था। उसका जो मैग्नीट्यूड एंड स्पीड ऑफ चेंजेस इन द रेवोल्यूशन वर अनप्रेसिडेंटेड। और यहाँ पे जैसे कि वो आपका फुकुयामा का एक थीसिस भी है कि लिबरल डेमोक्रेसी जो है उसकी ट्रायम्फ हो गई, उसने सुपरसीड कर लिया अबव ऑल अदर्स। एक फ्री एंड यूनाइटेड यूरोप जो था, फ्रॉम द बाल्टिक स्टेट्स टू पोलैंड टू चेक रिपब्लिक, हंगरिया, क्रोशिया, all the governments were committed to democracy, market economies, and membership in the European community. So that's how Europe changed after 1989. यहाँ तक किसी को क्वेश्चन हो? सर ये आपने बात किया कि रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ है 1989 में, जो कोलैप्स के मतलब के रीजन बना, तो ये किसी खास कंट्री स्टार्ट हुआ और इसका कोई लीड करने वाला भी कोई था? इसमें मैंने आपको बताया कि जब 1953 में स्टालिन बना था ना, स्टालिन आफ्टर लेनिन आया था, तो स्टालिन ने एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल रोल उस पे, जैसे कहते हैं कि उसका होल्ड था। जो उसके बाद जो ये गॉर्बाचोव आया था ना, इसका ये सक्सेसर जो आया था, उसने आहिस्ता आहिस्ता उनको रिफॉर्म्स लेके आया। उनको आहिस्ता आहिस्ता लिमिटेड जो है वो उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच देना स्टार्ट होगी। जब ये स्ट्रॉन्ग आहिस्ता आहिस्ता लूज हुआ तो जितनी कंट्रीज थी, ये देखिए ये पोलैंड है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये चेक रिपब्लिक है, ये ईस्ट जर्मनी है, ईच एंड एवरीवेयर एक ड्राइव स्टार्ट होगी, क्योंकि ये दूसरी साइड पे लोग जो थे वो ज्यादा प्रॉस्पर थे, वो ज्यादा लिबर्टीज एंजॉय कर रहे थे। तो कोई एक सिंगल प्रोसेस नहीं है, कंटिन्यूसली ईस्ट जर्मनी में भी स्टार्ट हुआ था, पोलैंड में भी स्टार्ट हुआ था, हंगरी में भी स्टार्ट हुआ था, और ये चेक रिपब्लिक में भी स्टार्ट हुआ था। ठीक है जी, नवीद क्लियर है? नवीद क्लियर है? थैंक यू जी, क्लियर हो गया था। ओके जी, अगला मेन इवेंट आता है यूरोपियन यूनियन की, या एक यूनाइटेड यूरोप यूनाइटेड एंड फ्री की बात करते हैं। The collapse of communism in Europe brought a flood of new applicants to European Union. पहले जो कि 6 सिर्फ कंट्रीज थी, उसमें अब एक नई कॉमन मार्केट की तलाश में जो है वो इसकी मेंबरशिप में इंक्रीज होना स्टार्ट हो गए। सबसे पहले 1950s में 6 कंट्रीज,
उन्होंने एक कॉमन मार्केट बनाई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि एक सिंगल करेंसी होगी एंड अ कॉमन कमिटमेंट टू डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, ह्यूमन राइट्स एंड मार्केट इकोनॉमी, इसकी बात होना स्टार्ट होगी। तो उसके बाद जब ये डिसइंटीग्रेट होता है, आपका यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट होता है, जो आपकी मार्केट इकोनॉमी जो है वो फ्लरिश करना स्टार्ट हो जाती है, तो उसमें जो यूरोपियन यूनियन का एक कॉन्सेप्ट है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, या एक पॉपुलर डिमांड होना स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले एक यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी बनी थी 1952 में, जो कि जो उसका मेन मोटिव ये था कि जो कोल एंड ऑल द प्रोडक्ट्स हैं उस पे जो टैरिफ फ्री सोसाइटी बनाई जाए। अब टैरिफ क्या था कि किसी पे अगर एक फ्रांस से एक जर्मनी में कुछ चीज जा रही है या जर्मनी से फ्रांस में आ रही है तो उस पे कोई टैरिफ ना लगाया जाए। दूसरी साइड पे उन्होंने नेटो को स्ट्रॉन्ग करना स्टार्ट कर दिया। In 1957 they signed the Treaty of Rome creating the European Economic Community, जिसका मकसद ये था कि जो भी ट्रेड है या जो भी एक्सटर्नल टैरिफ्स हैं यूरोप को एक सिंगल आइडेंटिटी के तौर पर हम सामने लेके आएंगे। आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ता जाता है। इसके पीछे जो यूरोपियन यूनियन के पीछे दो मेन बंदों का जो हाथ था। इसमें एक फ्रांस का एक फ्रांस का जो फॉरेन मिनिस्टर था, और उसके बाद एक और था, उसका नाम मुझे माइंड में नहीं आ रहा, पर मैं आपको वो बता दूंगा कि मेरे माइंड में आता है। तो उन्होंने इसके पीछे उन्होंने कहा कि जो पूरा यूरोप है, इससे पहले सॉरी एक फिलोसोफर थे रोसो ने बात की थी, उसने कहा था कि ये जो यूरोप है इसमें कोई फ्रेंच नहीं है। जीन जैकस रोसो, जिसकी हमने पहले बात की थी, जिसने डेमोक्रेसी की बात की थी, जनरल विल की बात की थी, उसने उस टाइम पे 18th सेंचुरी में ये बात की थी कि पूरा यूरोप एक यूनाइटेड एंटिटी है, इसमें कोई भी कंट्री जो है वो सेपरेट नहीं है। फ्रांस, इटली, अब टाइम आ चुका है कि हम एक कॉमन प्लेटफॉर्म की तरफ चलें, एक पूरे यूरोप को इंटीग्रेट करें एक सिंगल आइडेंटिटी के तौर पे। और उस पे कहीं ना कहीं उनकी बात ये थी कि वो एक सुपर पावर के तौर पर इसको कंसिडर करना चाह रहे थे। तो इस तरह जो यूरोपियन यूनियन है वो आके सामने आई, और उसने ऑलमोस्ट इसमें 20 अराउंड 25 जो है वो कंट्रीज थी। इसने टेंजिबली जो आपका यूरोप था उसको एक सुपर पावर बना दिया। जब आप देखें कि 25 प्लस कंट्रीज जो हैं वो एक बैनर के तले होती हैं, जो एक उनका कॉमन डिफेंस होता है, उनकी कॉमन मार्केट होती है, तो क्या वो पूरी दुनिया पे रूल नहीं कर रही होती? और यहां से हम देखते हैं कि यूरोप को एक नई डेफिनेशन मिलती है। पहले यूरोप जो डिसइंटीग्रेटेड था, जब हमने स्टार्ट किया 1789 से, जब फ्रेंच रेवोल्यूशन आई, उससे पहले जब पूरी 30 इयर्स ऑफ वॉर थी वहां पे, तो उसके बाद जब अभी हमने देखा कि अब एक सिंगल एट पूरी, जहां हम पहले इंडिविजुअलिज्म की बात कर रहे थे, अब पूरा जो यूरोप था वो इंडिविजुअल के तौर पे आ गया। तो यहां से यूरोप की सुपीरियरिटी जो है वो स्टार्ट हो जाती है। और देयर आर परसेप्शंस के देयर आर डिफरेंट स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट जो कह रहे हैं कि यूरोप वुड बी द नेक्स्ट सुपर पावर इन द लाइन। जो यूरोपियन यूनियन है, इट इज एन इकोनॉमिक यूनियन ऑफ 27 मेंबर स्टेट्स। तो इसके बाद अब एक अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे, ब्रेक्जिट क्यों हुआ? ब्रेक्जिट में जो आपका ब्रिटिश था, जो यूके था, जो कि जिसमें स्कॉटलैंड है, आयरलैंड है, उसके बाद मेन जो यूके है, यूनाइटेड किंगडम है, वो ब्रिटिश का पार्ट बना। उसके लिए 2016 में एक रेफरेंडम होता है। वो कहते हैं कि अब ये जो एक यूरोपीय यूनियन का कॉन्सेप्ट है, मैं आपको सादा लफ्जों में बताऊं, इसमें ये होता है कि कोई भी अगर आपका बंदा जा रहा है, वो फ्रांस जा रहा है, इटली जा रहा है या कहीं और जा रहा है, वो पूरे यूरोप में, जिसमें यूके भी था, कहीं पे भी जॉब भी कर सकता है अगर कि उसके पास नेशनैलिटी है किसी कंट्री की। तो इसके बाद जब 2010 में अरब स्प्रिंग होती है, जो इमिग्रेंट्स हैं उसकी फ्लडिंग स्टार्ट हो जाती है टुवर्ड यूरोप, तो उसके नतीजे में जो मार्केट है, जो एम्प्लॉयमेंट मार्केट है, वो आहिस्ता आहिस्ता श्रिंक करना स्टार्ट कर देती है। इसके नतीजे में जो मार्केट की श्रिंकेज है, वहां पे जो नेटिव्स हैं
जो नेटिव्स हैं वहां पे, उनकी जो जॉब्स हैं, उनकी अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो स्काई रॉकेट होना स्टार्ट हो जाती है और उनकी एक रिजेंटमेंट आना स्टार्ट हो जाती है, जिसके नतीजे में एज अ रिजल्ट जो राइट विंग लीडर्स हैं, जो राइट विंग पार्टी है, वो अपराइज होना स्टार्ट हो जाती है। और 2016 में एक रेफरेंडम होता है जिसमें 51% लोग कहते हैं कि वी नीड टू लीव द यूरोपियन यूनियन बिकॉज यूरोपियन यूनियन इज डिवास्टेटिंग आवर इकोनॉमी, मैसिव इनफ्लडिंग आ रही है लोगों की। तो इस तरह जो ब्रेग्जिट है वो अलहदा हो गया। तो ये कहीं ना कहीं हमें ये एक तासुर देता है कि यूके हैज नेवर बीन अ पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन। यहाँ पे देखें बिल्कुल अलहदा है। ये जो एरिया जो हिस्टोरिकली फ्रॉम द टाइम्स ऑफ ग्रीक एंड रोमन एंड स्पार्टा एंड एथेंस, ये जो एरिया सारा है ये सेम रहा है। ये टर्की को भी कहीं ना कहीं, जिसे सिक मैन ऑफ द यूरोप कहा जाता है, जो कि ये एक छोटा सा नैरो से पार्ट है, उसके थ्रू इसके साथ कनेक्टेड है। तो कहीं ना कहीं यूरोप यही था। यूके को एज एन आउटसाइडर वो कंसिडर करते हैं। उनमें रेशियल डिफरेंसेस भी हैं और भी मसाइल हैं। तो ये था अबाउट द यूरोपियन यूनियन। अब जो अगला क्वेश्चन आता है कि यूरोप 21st सेंचुरी में कैसे वर्क करेगा, क्या यूरोपीय यूनियन वहां पे रहेगी, क्या ऐसी चीजें होंगी जो यूरोप को शेप करेंगी। पहली जो सबसे बड़ी बात आती है वो ये आती है कि जो एक यूनिफिकेशन थी, यूरोप की एक यूनिफिकेशन हुई थी ऑन द बेसिस ऑफ अ कॉमन मार्केट, वो आहिस्ता आहिस्ता अब क्या होता है कि अगर एक कंट्री जो है, जैसे कि आपका ग्रीस जो था, जिसे यूनान भी कहा जाता है, वो बैंकरप्ट होते होते बचा है, उसको पुल आउट किया है द कलेक्टिव ये आज ठीक कह रहे हैं आप। कैपिटलिज्म जो है वो प्रिवेल कर रहा है यूरोप में। तो कैपिटलिज्म उनकी जो मेन आइडियोलॉजी है वहाँ पे उनकी मार्केट इकोनॉमी से लेके ईच एंड एवरीथिंग। लेकिन हम बात कर रहे हैं जो उनकी यूनिफिकेशन हुई है यूरोपियन यूनियन की, उसमें अब क्या होता है कि जो पूरी एक आपकी अगर एक कंट्री कहीं बैंकरप्ट होने की तरफ जाती है तो पूरा जो आपका एक ब्लॉक है वो कलेक्टिवली उनको प्रोवाइड करता है एड टू पुल देम आउट। तो वहां पे अब दोबारा जो नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट्स हैं वो अपराइज हो रहे हैं। उन नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट्स के नतीजे में क्या होगा कि वो आहिस्ता आहिस्ता दोबारा एक सेग्रीगेशन की तरफ जाएंगे, दोबारा वो अलहदा होने की तरफ जाएंगे। वो कहेंगे व्हाई वी आर पेइंग समथिंग फॉर द रॉन्ग डूइंग ऑफ द अदर कंट्रीज। सो दैट इज द स्टार्ट ऑफ अ न्यू एरा, जो उन्होंने अपने लिए एक खुद एक सैंगुइन कंडीशन बनाई थी, एक फेवरेबल कंडीशन बनाई थी। अल्टीमेटली वो अब उन पे दोबारा उसी वे में उन पे दोबारा हमला कर रही हैं। और देयर आर many authors who are of the view that soon we will be seeing कि many countries would be willing to pull themselves out from the European Union। अब दुनिया में अगला क्वेश्चन आता है कि what would be the role of यूरोपियन यूनियन इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी और बात बता दूं कि अक्सर आपने सुना होगा कि वर्ल्ड ऑर्डर या लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर, दुनिया में एक ना कुछ स्टैंडर्ड या सेट वैल्यू सेट हो जाती हैं, एक ऑर्डर सेट हो जाता है। जैसा कि अगर मैं आपको एक मिसाल दूं कि गांव एक है, उसमें एक चौधरी है। अब चौधरी साहब की एक बात करते हैं, वो बात जो है वो टॉक ऑफ द टाउन होती है, वो हरफ आखिर होती है, दोज आर द लास्ट वर्ड्स। तो जब 1989 में यूएसएसआर का कोलैप्स होता है तो देयर वाज ओनली वन सुप्रीम सुपर पावर एट दैट टाइम, वो था यूएस था। और दूसरी साइड पे फॉर्चुनेटली जो यूएस की आइडियोलॉजी थी वो मैच कर रही थी विद यूरोपियन यूनियन या यूरोप जो था। तो इन दोनों ने, जो यूरोप था वो एक पैसिव मोड में चला गया। उनके लीडर्स ने ये रियलाइज किया कि अभी दे हैव टू रीबिल्ड देमसेल्व्स। तो उन्होंने जो वर्ल्ड या ग्लोबल लीडरशिप थी वो यूएस के ऊपर डाल दी।
तो यूएस ने जो कि पहले फॉर 200 इयर्स जो कि आइसोलेशनिज्म में रहा था, उसने आके फ्रंट पे लीड करना स्टार्ट कर दिया। अगला जो क्वेश्चन आता है कि जो पार्ट है रशिया का, रशिया एक दफा तो आफ्टर 1989 वो बिल्कुल डिवास्टेट हो चुका था, उसकी इकोनॉमी ईच एंड एवरीथिंग वो तबाह हो चुकी थी। लेकिन अभी आप देखते हैं, अभी जब आप आगे पढ़ेंगे उसमें देखेंगे कि रशिया जो है वो दोबारा से री इमर्ज हो रहा है, वो अपने आप को रीजविनेट कर रहा है, और उसके और यूरोप के दरमियान एक पेरिनियल जैसे इनहेरेंट जैसे आर्च राइवल्स होते हैं, जैसे हम और इंडिया हैं, वो पाया जा रहा है। तो इस तरह जो यूरोप है वो 21st सेंचुरी में होगा। लेकिन अगर मैं अपना पर्सनल कंक्लूजन दूं या पर्सनल इस पे ओपिनियन दूं, तो यूरोप जो है वो एक सुपर पावर 21st सेंचुरी में नहीं होगा। डिड यू सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। अभी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछे। इससे पहले आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट ऑल दोज जिन्होंने असाइनमेंट सबमिट की, और आई एम ग्लैड कि आप लोगों ने टाइम पे काम किया, और दैट इज़ द थिंग, जो आपकी मोटिवेशन, जो आपकी परसिस्टेंस है, जो आपकी कमिटमेंट है, बिलीव यू मी, अल्टीमेटली यही आपको डिफाइन करवाएगी कि आपको किस तरह आपका जो CSS है वो होगा। अच्छा, वर्ल्ड ऑर्डर को थोड़ा रिवाइज, नदीम मैं आपका क्वेश्चन समझा नहीं। सर यूरोपीय यूनियन ने बात की थी वुमेन को वोट के राइट के लिए। वहाँ पे वुमेन को वोट को राइट तो है, उनके पास है, उन्होंने जेंडर इक्वेलिटी कब से उनको मिल चुकी थी। वहाँ पे इसी वजह से जो इशू चल रहा है ना, जो यहाँ पे एक थर्ड वेव है सॉरी फेमिनिज्म की थर्ड वेव है। यहाँ पे क्लेम किया जाता है कि पाकिस्तान में अभी फर्स्ट और सेकंड वेव चल रही है, और वहाँ पे थर्ड वेव आ चुकी है। वो वर्क प्लेस है, ऑल द थिंग्स उनके बारे में बात कर रहे हैं। जो वर्ल्ड ऑर्डर है, वर्ल्ड ऑर्डर रुबाब ये है कि जैसे कोई भी एक वर्ल्ड सुपर पावर होती है ना, कोई, ये माइक काइंडली म्यूट कर दें अपना जिसका भी ऑन है। वर्ल्ड जो कोई भी एक सुपर पावर, कोई एक बड़ा इवेंट होता है ना, जैसे कि हमने बड़ा इवेंट देखा जिसमें कोल्ड वार के बाद 1989 में जो USSR है कोलैप्स हो गया था, तो एक ही सिंगल सुपर पावर थी उस टाइम पे। तो उसने ये अपने ऊपर जिम्मेदारी ली, ऑब्लिगेशन ली कि वी हैव टू सॉर्ट ऑफ डिवाइज ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन इन द वर्ल्ड। उनके रूल्स क्या थे कि उनके रूल्स थे लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर के थे। तो इस तरह उन्होंने पूरी दुनिया में अपनी एक से कायम की, डेमोक्रेसी की बात की, उन्होंने इंडिविजुअलिज्म की बात की, उन्होंने फ्री मार्केट्स की बात की, जहां से हम देखते हैं कि एक ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट निकला है कि फ्री मार्केट थी ना, फ्री मार्केट, ग्लोबलाइजेशन एंड फ्री मार्केट आर रिलेटेड टू ईच अदर। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर रिवाइज होता रहता है ना। अब देखें कि अब जो आपका वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें दो सुपर पावर्स आ चुकी हैं। जो चाइना है उसका राइज था वो अनप्रेसिडेंटेड था, वो अब आके वर्ल्ड ऑर्डर को कन्फ्रंट कर रहा है। वो दूसरी साइड पे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव लेके आ रहा है, जिसकी वजह से जो एक अपना वो अलहदा ब्लॉक बना रहा है। तो क्या वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो आपका यूनिपोलर है, बाइपोलर है, या मल्टीपोलर है, कि कंपीटिंग जो पावर सेंटर जिसे हम कहते हैं, कितने चौधरी हैं इस टाइम पे दुनिया में, तो उस बेस पे जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो डिफाइन होता है, अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, या उसके हिसाब से। किरण, जो फर्दर इस पे रीडिंग्स हैं, दीज आर फॉर द बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिकली मैंने ये जिस बुक से पढ़ाया है, दैट इज अ कंसाइज हिस्ट्री ऑफ यूरोप। उसके अलावा आप कोई भी यूट्यूब पे काफ़ी अच्छी सीरीज पढ़ी हैं वो देख सकते हैं। इसके अलावा आर्टिकल्स डिफरेंट अवेलेबल हैं वो देख सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ ये बताना चाहूँगा कि इंशाल्लाह आपको मैं कोशिश कर रहा हूँ कि संडे को आपके साथ एक क्लास होगी जिसके साथ हम आपको बताएं, जिसमें आपको बताएंगे कि जो आपने नोट्स मेकिंग है वो किस तरह करनी है, आपको क्या चीज़ें हैं, कैसे रेलिवेंट मटेरियल है वो कैसे पुट करना है, और एग्जाम की रिक्वायरमेंट्स क्या है। उसके बाद नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह आपका करंट अफेयर स्टार्ट होगा। उसके 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 इन एडिशन टू दैट आपकी इंग्लिश फाउंडेशन क्लासेस भी हम कंडक्ट करवाएंगे, जिसमें आपकी बेसिक इंग्लिश से हम स्टार्ट करेंगे। और अगेन आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट ऑल दोस्त जिन्होंने असाइनमेंट टाइमली सबमिट करवाई। और इसके इन एडिशन टू दैट
आई होप कि आप इसी तरह कमिटमेंट के साथ काम करते रहेंगे। आई विश यू ऑल अ वेरी पीसफुल, सेफ एंड जी ज़रूर आरएस, वो भी आपको कंप्लीट हम बताएंगे, कंप्लीट गाइडलाइंस जो है वो न्यूज़पेपर के रिगार्डिंग भी बताएंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि आपको जो पर्टिनेंट आर्टिकल्स हैं, बजाय इसके कि आप सारा न्यूज़पेपर पढ़ें, हम उस क्योंकि मोस्टली न्यूज़पेपर में ये होता है कि पूरा आपको न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना होता आरएस, उसमें आपको सिर्फ पर्टिनेंट आर्टिकल्स जो हैं वो पढ़ने होते हैं। वो आर्टिकल्स मैं आपको वीकली या आपके क्या कहते हैं जो आपका मंथली या आफ्टर 2 वीक्स जो है वो आपको प्रोवाइड कर दिए जाएं, या उस पर हम एक लेक्चर या क्लास रख के जो वीक के आर्टिकल्स हैं, मेन आर्टिकल्स हैं, उन पे हम डिस्कशन कर लेंगे, वो आपके साथ वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है आरिस? ओके जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे सेफ, कोरोना काफ़ी ज़्यादा हो गया है, स्टे होम, स्टे सेफ, और अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल भी रखें, और हैव अ वेरी गुड वीकेंड। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। विद दिस, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।